भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन से क्या लेना देना, तो मेरी समझ से बाहर है। अरे भाई, कोई आपके यहां कोई चैरिटी चलती है, कोई स्कूल चलते हैं, क्या चलते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, ना आपका कोई रेशियल कनेक्शन है, ना कोई इमोशनल कनेक्शन है, ना कोई इकोनॉमिकल कनेक्शन है, मगर खाम खामे भारत के अंदर एक खतरनाक राजनीति है कि चंद कट्टरपंथी लोगों को खुश करके उनके चंद वोट मिल जाएं, एक आधा % भी बढ़ जाए तो क्या। आज समझ से ही परे है कि मेरे भाई आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब जिसे कहते हैं 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह की भी चिंता होने लगी। वारिस पठान साहब, एक सेकंड उनको मेरे साथ दिखाइएगा थोड़ा। अब आपको हमास के बाद हिजबुल्लाह की चिंता होने लगी। लेबनान पे क्यों अटैक कर रहा है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। अरे हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा है ना, उनके आतंकी संगठन पर जो उनके गरीब। अरे उन्होंने टेंशन को समझते हुए, तनाव को देखते हुए कुछ फैक्ट्स, तो पता नहीं आप फैक्ट्स पढ़ के आते नहीं सर, प्लीज मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। पूरी खबर पढ़िए ना सर, यही फर्क है खबर और प्रोपेगेंडा में, क्योंकि हर युद्ध में मैं आपको खबर बता रहा हूं पूरी। अभी गाजा के डॉक्टर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने साफ तौर से कहा है कि गाजा के अंदर हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी और पानी खत्म हो चुका है, जितने लोग वो एडमिट है सब मर जाएंगे। यही तो इस्राइल चाहता है, इसीलिए वहां पे जाने नहीं देता, बॉर्डर रोक दिया। आ जाओ हमारी पास, हम तुम्हें बचाने के लिए तैयार हैं। अरे ना टर्की कह रहा हमारे आ जाओ, ना सीरिया कह रहा हमारे आ जाओ, ना इजिप्ट कह रहा हमारे आ जाओ, ना ईरान कह रहा हमारे आ जाओ, मगर लड़ो। लड़ाई करने के लिए हम तुमको तैयार हैं। जनाब ये समझिए, ये मोहरा बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और ओवैसी के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में। दोस्तों जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी के प्रवक्ता वारिस पठान से पूछा कि भारत के मुसलमान हमास के लिए इतनी छाती क्यों पीट रहे हैं और ओवैसी क्यों इजराइल के पीएम को गाली दे रहा है, क्या अल्लाह मियाँ कुरान में ही सिखाते हैं, तो दोस्तों ये वारिस पठान बोला कि हम आतंकवादियों को संरक्षण देंगे, ये तो हमारे डीएनए में है, हम औरंगजेब की औलादे हैं, इतना तो बनता है। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस औरंगजेब की औलाद को उठा के डिबेट से बाहर फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को। क्योंकि जो ये युद्ध शुरू हुआ, ये युद्ध नहीं था, युद्ध तो सैनिकों के बीच में होता है। निहत्थे लोगों को डिफरेंशिएट करके उनके ऊपर गोली चलाना, जो भी दिखाया गया, मेज के नीचे छुपे लोगों से मेज हटा के सर पे रख के गोली मारना, ये युद्ध है क्या? महिला सैनिक थी वो सुधांशु। इसके बाद जो वो कर रहे हैं, सुधांशु जी महिला सैनिक थी, और अगर कोई युद्ध होता है तो आप बंदी बनाते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ऐसे मारते नहीं है, जैसा उन औरतों को टेबल के नीचे छिपी घायल होने के बाद ग्रेनेड अटैक से उनको कुर्सी हटाकर उन पर गोलियां डाली। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। 1905 में वियना कन्वेंशन में कम्बेटेंट और नॉन कम्बेटेंट और सरेंडर के रूल्स को ले डाउन किया गया था कि विश्व में युद्ध होंगे तो उनमें के नियमों का पालन किया जाएगा। और उसके बाद जो हो रहा है, मैं यहां पे एक बात करना चाह रहा हूं, निश्चित रूप से बहुत सारे निहत्थे और बेगुनाह लोग उस बमबारी में भी मारे जा रहे हैं, पर कम से कम बेगुनाह निहत्थे को टारगेट करके तो गोली नहीं मारी जा रही है ना, उसको टारगेट करके उसके घर पे तो नहीं गिराया जा रहा है। अब यहां पे बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा है, यह लड़ाई मुसलमान बनाम यहूदी की नहीं है। इस्लामिक वर्ल्ड में दो धड़े हैं, एक है टर्की जिसकी खलीफत 100 साल पहले चली गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद उसके दिल में छटपटाहट है कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप जो मेरे हाथ से चली गई थी वो कहां है। दूसरा है ईरान शिया है, यहां पे तो शिया सुन्नी आपस में करते रहेंगे, और उसकी सुन्नी होने के कारण सऊदी अरब के साथ एक प्रतिद्वंदता है। अब जो टर्की की खलीफत खत्म होने के बाद मिडिल ईस्ट में पावर आ गई थी, तो सऊदी अरब और आज का यूनाइटेड अरब अमीरात, यहां पे 100 साल पहले पेट्रोल निकला था, तो अचानक इनके पास पैसा आ गया। अब उन्हें समझ में आ रहा है ये पेट्रोल की टेक्नोलॉजी 20-25 साल से ज्यादा की नहीं है, यानी 20-25 साल के बाद हम क्या करेंगे, तो वो डेवलपमेंट के नए रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, वो भविष्य की चुनौतियों को समझ रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब भारत और यूरोप के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमास है जो मिडिवल एज में पड़ा रहना चाहता है, वो सर काट दो, गला काट दो, सर पे रख के गोली मार दो, हम सब उस जुनून के द्वारा चलना चाहते हैं। तो ये इस्लामिक वर्ल्ड की अंदरूनी लड़ाई, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर की दो प्रवृत्तियां, एक जो फ्यूचर में डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहती है और दूसरी जो उसको डिस्टर्ब करना चाहती है ताकि मेरी बादशाहत किसी तरीके से बनी रहे। हकीकत में लड़ाई है, और इसमें चीन का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इस कॉरिडोर के द्वारा सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, और उसमें सबसे की बंदरगाह हाइफा था जो इजराइल में है। तो अगर देखें तो इस मामले में मजहबी से ज्यादा इकोनॉमिकल एंगल है, मगर
मुझे समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन से क्या लेना देना, तो मेरी समझ से बाहर है। अरे भाई, कोई आपके यहां कोई चैरिटी चलती है, कोई स्कूल चलते हैं, क्या चलते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है ना, आपका कोई रेशियल कनेक्शन है, ना कोई इमोशनल कनेक्शन है, ना कोई इकोनॉमिकल कनेक्शन है, मगर खाम भारत के अंदर एक खतरनाक राजनीति है कि चंद कट्टरपंथी लोगों को खुश करके उनके चंद वोट मिल जाएं, 1-आधा% भी बढ़ जाए तो क्या। आज आपने देखा ना, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर और कई लोग फिलिस्तीन चले गए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे सॉलिडरिटी व्यक्त करने। अंजना जी, इतना हास्यास्पद लगता है, एक मुस्लिम कंट्री बता दे जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड अगर कह दो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जेल में डाल दिए जाए, और जाके वहां सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं उनके साथ, तो समझ से ही परे है कि मेरे भाई आप क्या करना चाह रहे हो। मतलब जिसे कहते हैं 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको राजनीति से अलग हटकर ईमानदारी से देखिए। यह विश्व के अंदर की जियोपॉलिटिक्स में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वर्चस्व की एक लड़ाई है, जो सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात को अलग करके टर्की और ईरान अपना लड़ना चाह रहे हैं। इसको इस नजरिए से देखें तो हम ज्यादा बेहतर पिक्चर समझ सकें। वारिस पठान साहब, क्या आप इससे सहमत नहीं है? किया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने 7 तारीख को अटैक नहीं किया था अंजना जी। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है। हाँ। 7 तारीख को जो अटैक किया तो हमास ने किया था, तो हमास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मगर ये तो सिविलियन को मारता जा रहा है। आपको हमास के बाद अब हिजबुल्लाह की भी चिंता होने लगी वारिस पठान साहब? एक सेकंड उनको मेरे साथ दिखाइएगा थोड़ा। अब आपको हमास के बाद हिजबुल्लाह की चिंता होने लगी? लेबनान पे क्यों अटैक कर रहा है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अरे हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा है ना, उनके आतंकी संगठन पर, जो उनके वेपन्स। गरीब, अरे उन्होंने टेंशन को समझते हुए, तनाव को देखते हुए, तो हमास है ना। कुछ फैक्ट्स तो पता नहीं, आप फैक्ट्स पढ़ के आते नहीं सर, प्लीज मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। हिजबुल्लाह ने चूंकि अपने तमाम हथियारों के साथ वो वहां पर लैस हो गए, उन्होंने धमकियां देना शुरू की, तो जाहिर तौर पर इसराइल को डर है कि उसका नदन बॉर्डर में भी जंग ना शुरू हो जाए। वो वहां पर पहुंचे, वहां पर तनाव बढ़ा, उसके बाद से उन्होंने भी कुछ हमले किए, इन्होंने भी काउंटर अटैक किया है, उन्होंने भी इनके कई हथियार इजरायली सेना के वहां पर नुकसान पहुंचाया है। हमारे सहयोगी अशरफ वानी जो वहां पर मौजूद हैं बता रहे हैं। पूरी खबर पढ़िए ना सर, यही फर्क है खबर और प्रोपोगंडा में, क्योंकि हर युद्ध में आपको खबर सिखा, मैं आपको खबर बता रहा हूँ। हाँ। पूरी खबर आपको बता रहा हूँ अंजना जी। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए। इंटरनेशनल वर्ल्ड का जो मीडिया आजकल जो बता रहा है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर अंजना जी, पूरे वर्ल्ड। उस दिन तो सुधांशु जी बोलते कोई खड़ा नहीं है फिलिस्तीन के साथ। अरे सुधांशु जी, अब तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। मगर हमारे ही देश भारत के अंदर अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र खड़े हो जाए फिलिस्तीन के साथ, तो उनके ऊपर अब केस कर देते हैं। CWC की मीटिंग में आप प्रस्ताव पास करते हैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करने का। आपके राज्य कर्नाटका के अंदर अगर कोई खड़ा हो जाए, आई सपोर्ट फिलिस्तीन, तो उस पर केस कर देते हैं। मोदी जी बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलता है कि वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, आज तो हमारा राज खड़ा हो जाए फिलिस्तीन के साथ, तो आप उसको गालियां, केस, दुनिया भर का कर देते हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, बिहारी वाजपेयी की बात नहीं मानना है आपको, नेल्सन मंडेला की बात नहीं मानना है, गांधी जी नहीं मानना है, बराक ओबामा नहीं मानना है। अरे मोदी की मान लो मेरे भाई, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात मान लो, किसकी मानेंगे? सुधांशु जी, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। के साथ नहीं खड़े हैं, आपको मुसलमानों से नफरत है, इसलिए आप इस्राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हकीकत बात ये अंजना जी, क्रक्स ऑफ द इशू जो हिंदुस्तान में चल रहा है ना, ये क्रक्स है। आप निकालो रैली, कुछ नहीं, आई सपोर्ट विद इसराइल, आई स्टैंड विद इसराइल। अरे इसराइल के साथ खड़े खड़े टांगे थक गई हो तो जरा मणिपुर भी चले जाओ सुधांशु भाई। एक एडवाइस दे रहा है वारिस पठान आपको बोलकर, अगर इसराइल के साथ खड़े खड़े टांगे थक गई हो ना, मणिपुर चले जाओ, नजदीक में अपने भारत से ट्रेन में जा सकते हैं वहां पर। लेकिन ये झूठा यहाँ पे बाजा मत बजाओ। 78 दिन बाद मोदी जी ने अपनी जुबान खोली थी मणिपुर पे, 9 घंटे में आ गए इसराइल और गाजा की कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ट्वीट करने के लिए। प्रायोरिटीज क्या है आप लोगों की वहां? और आपने भी पूछा मेरा क्या लेना देना है। अरे सुधांशु भाई, आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर याद दिला रहा हूं अंजना जी के शो में, मेरी आस्था भी जुड़ी हुई है, मेरा पहला किबला वहां है, मेरी मस्जिद अक्सा वहां है, मेरा बैतुल मुकद्दस वहां है, और मेरी सबसे बड़ी इंसानियत जुड़ी हुई है, जिसके साथ आज पूरी दुनिया खड़ी है। पूरे वर्ल्ड में हजारों लाखों लोग रास्ते पे निकल चुके हैं। वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वारिस पठान स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वारिस पठान स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। और लास्ट तक खड़े रहूंगा। सुधांशु जी, आपको मेरे पे केस करना है, केस कर सकते हैं। शुक्रिया। अब हो गया, अब आपने बोल लिया, अब आपका जवाब देता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है। और मैं बता दूं, आपने लेबनान का नाम लिया, जनाब 70 के दशक तक लेबनान में हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज थी। उसको पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि 70% ईसाई रहते थे, 30% मुस्लिम थे। उसके बाद वहां एक दौर शुरू हुआ कि जनसंख्या के अनुपात में सबको सत्ता में हिस्सा दिया जाएगा।
अगर इस कम्युनिटी का प्रेसिडेंट होगा तो इस कम्युनिटी का वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो इसका स्पीकर होगा, तो इसका वो होगा, और उसके बाद लेबनान तबाह हो गया 70 साल में। यह भी याद रखिए। और दूसरा, आपने जो बात कही कि गाजा से उनको कहा गया साउथ जाने में, तो गाजा के साउथ में क्या है? इजिप्ट है ना, इतना बड़ा मुस्लिम देश है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर इजराइल मारना चाह रहा है गाजा के मुसलमानों को, तो अगल बगल के 8-10 मुस्लिम कंट्रीज अपने दामने रहमत को खोल क्यों नहीं रहे उनके लिए? भाई आ जाओ हमारी पास, हम तुम्हें बचाने के लिए तैयार हैं। अरे ना टर्की कह रहा हमारे आ जाओ, ना सीरिया कह रहा हमारे आ जाओ, ना इजिप्ट कह रहा हमारे आ जाओ, ना ईरान कह रहा हमारे आ जाओ, मगर लड़ो। लड़ाई करने के लिए हम तुमको तैयार हैं। जनाब, यही समझिए ये मोहरा बन रहे हैं।